तुषार गांधी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि ग्रेट ग्रैंडसन है महात्मा गांधी के, और रंजीत सावरकर जी हमारे साथ पोते दामोदर सावरकर के जुड़ गए हैं। आपके पास आते हुए तुषार गांधी जी, दोनों को दिखाइए। तुषार गांधी जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है। रंजीत जी ने कहा कि वो माफीनामा नहीं था, वो एक संयुक्त दया याचिका सभी के लिए था, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जो पेंशन की बात बार बार आ रही है, वो कह रहे हैं कि वो एक ऐसा अलाउंस था जो सभी को मिल रहा था। और जो रत्नागिरी में घर उनको देने की बात आपने कही है, उस पर भी उन्होंने जवाब दिया कि उनको बस वहां पर नजरबंद किया गया था। तुषार जी, क्या कहेंगे आप? क्रिएटिव नाम देने की आदत है, कोई भी नाम से उसको बुला ले। जो कहा है, जो वास्तविक है, वो माफीनामा, पेंशन और खाने पीने के लिए सरंजाम, वो वही होगा उसका मतलब। उससे कोई और मतलब नहीं हो सकता। उनको जो पसंद हो वो नाम देने की आजादी उनको है। वो तो कह रहे हैं कि महात्मा के सलाह पर उनके भाई, जो विक्रम संपत ने भी अपनी किताब में लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि वो चिट्ठी लिखी थी 18 जनवरी को नारायण राव ने, उनके भाई ने, जिसके जवाब में महात्मा ने कहा था कि मेरे लिए कठिन है कुछ कहना, लेकिन आप एक याचिका उनसे लिखवाइए जिसमें कहिए कि ये राजनीतिक अपराध था और मैं भी यहाँ पर अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जब 1911 से लेकर सिलसिला शुरू हुआ था, तब किस महात्मा ने उनको सलाह दी थी, वो भी बता दे। ठीक है, सवाल सीधा है। रंजीत जी, इसका जवाब दीजिए। देखिए, 1911 में जब वो अंडमान में जेल में गए, उसके बाद 1.5 महीने के बाद ही उन्होंने पहली ऐसी दया याचिका वाली चिट्ठी डाल दी थी, जिसको माफीनामा कहे, दया याचिका कहे, वो चिट्ठी डाल दी थी। तब उन्होंने कैसे बापू से सलाह ली थी? क्योंकि बापू तो आए ही थे 1915 में, महात्मा गांधी 11 से 15 तक, क्योंकि कुल उन्होंने 9 ऐसे माफीनामे सभी चिट्ठियां सलाह पे लिखी है जी। नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं कि गांधी की सलाह ली, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। उन्होंने सभी जो क्रांतिकारियों को रिहाई के लिए जनरल एमनेस्टी पिटिशंस जो किए हैं, उसको गांधी का समर्थन था। ये गांधी के लेख से दिखता है। और 25 जनवरी 1920 की गांधी की जो चिट्ठी है, वो स्पष्टता, गांधी भी कहते हैं कि आप भी पिटिशन करो। तो गांधी वॉज नॉट अगेंस्ट पिटिशन। तो ये गांधीवादी क्यों उसके अगेंस्ट है? क्यों अपने बापू पे विश्वास नहीं किया उन्हें? क्या बापू ने गलत काम किया, अब ये सुधार रहे उनके? तो मैं बापू के जीवन का एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि बापू ने 25 के एक लेटर है, देखो उदाहरण मत दो, मेरे पास लेटर है। हम आवेदन पत्र की बात करें, आप एक एक सेंटेंस वहां से विदाउट रेफरेंस आप ले रहे। मेरे पास अभी पूरा एक किताब पढ़ी कि रेजिनाल्ड क्रॉक ने सावरकर के आवेदन पत्र के बारे में क्या क्या लिखा है। इसमें पूरे हर कॉमेंट्स पढ़े हैं कि सावरकर कितने खतरनाक है, उन्हें कैसे बंद करना चाहिए और क्या करना चाहिए, दूसरे क्रांति को कैसे नहीं छोड़ना चाहिए। मगर मैं इस मुद्दे पे जो मुद्दा जो चल रहा है, तो गांधी ने कहा है तो कहा है, उससे आपको क्या शर्म आ रही है कि एक लेटर लिखा था गांधी ने, तो उसमें लिखा है सीधा कि आप एक ब्रीफ एप्लीकेशन करो। तो एप्लीकेशन तो किया, तो उसका ऑब्जेक्शन है। गांधी ने कहा तो उसमें ऑब्जेक्शन नहीं। क्या ये बात क्या चल रहा है ये? ठीक है जी। तो मैं बापू के जीवन का एक वाकया ही बताना चाहता हूँ कि उनका जो मान्यता थी वो क्या थी। और ये दक्षिण अफ्रीका में 1908 में जो बापू को गिरफ्तार किया था सत्याग्रह के दरमियान और जेल में थे, तब बा की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी और एक वक्त ऐसे लग रहा था कि बा बचेगी नहीं। तो बापू के सहयोगी जो फिनिक्स में उनके साथ रहते थे, अल्बर्ट वेस्ट करके, उन्होंने बापू को जेल में पत्र लिखा था और कहा कि बा अब बचेगी ऐसा लगता नहीं है, तो आप सरकार से माफी मांगकर, रियायत मांगकर पार्डन ले लीजिए और बा के पास आ जाइए, ताकि आखिरी वक्त में आप बा के पास रह सकें। ये चिट्ठी जब बापू को जेल में मिली तो उन्हें बहुत तकलीफ हुई, बहुत यातना हुई, पर उन्होंने उसका जवाब कस्तूरबा को चिट्ठी लिख किया और कहा कि मुझे पता चला है कि तुम्हारी तबीयत, और उसका वो संबोधन था, मेरी प्यारी कस्तूर, और कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है और शायद तुम बचोगी नहीं, पर मैं मजबूर हूं, मैं जिस युद्ध में पड़ा हूं सरकार के साथ, उससे दगा नहीं कर सकता क्षमा मांगकर और दया की भीख मांगकर। इसलिए मैं चाहकर भी तुम्हारे पास नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे मेरी जेल की सजा काटनी है। क्योंकि अगर मैंने और कुछ भी किया तो जिस सिद्धांतों के लिए मैं लड़ रहा हूं उसके साथ दगाबाजी होगी, इसलिए मुझे माफ करना।
तुम्हारी मौत हो जाएगी तो मुझे बहुत यातना होगी, बहुत पीड़ा होगी, लेकिन मैं मजबूर हूं, मैं तुम्हारे पास आ नहीं सकता। ये बापू की आस्था थी। और ये आस्था रखने वाला इंसान ये कहे कि नहीं, दया की भीख मांग के छूट जाना बहुत अच्छी बात है, वो मानने लायक नहीं है। उन्होंने दूसरों के लिए वो सलाह दी, उसमें मैं इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन उसके पहले ही सावरकर ने तो दया याचना, क्षमा याचना की एक आदत सी डाल दी थी। और वो निंदनीय है, क्योंकि शहीद भगत सिंह का नाम लिया गया था, तो शहीद भगत सिंह ने तो अपने बचाव के लिए मर्सी पिटीशन डालने से भी इनकार कर दिया था और कहा था कि मैं क्रांतिकारी हूं और मेरी शहादत ही मेरी मिसाल बनेगी और इसीलिए मैं शहीद बनना चाहता हूं। तो उस जज्बे के साथ एक जो क्रॉनिकली माफी मांगने की आदत वाला इंसान हो, उसका कंपैरिजन हो, तो फिर वो टिका के पात्र है। ठीक है, इसका एक जवाब रंजीत जी, क्योंकि वो कह रहे हैं देखिए सवाल तो राष्ट्रवाद के उस जज्बे का है ना जहां प्राण की भी आहुति दी जाती है मुल्क और मुल्क की आजादी के लिए। ऐसे में उन्होंने उदाहरण दिया कि आहुति की बात सावरकर जी को समझाने की जरूरत नहीं है। नहीं, प्राण की आहुति की बात सावरकर जी से कहने की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने वो कई बार की है। मैं कहता हूं कि माफी कहां है दिखा दो। मैं तुषार जी के साथ कई डिबेट्स में मैं शायद कहूं, मैंने कहा कि मैं मेरे पेपर्स लेके आता हूं, आप दिखाओ, पेपर लेके आओ, आमने सामने बैठो, डिबेट करो कॉमन, तो वो हर बार इसे नकारते रहे। मैं आपके माध्यम से उन्हें आज खुली चुनौती देता हूं कि तुषार गांधी, रंजीत सावरकर के सामने आपके कागज लेके आओ, जो भी पुरावे लेके आओ। अगर आपने सिद्ध कर दिया कि सावरकर ने माफी मांगी है तो मैं आपका चरण स्पर्श करूंगा और मैं यह सिद्ध करूंगा कि सावरकर ने माफी नहीं मांगी, और माफी मांगी है। गांधी के लेटर्स भी मेरे पास है। आज तक हम लोग ये लाते नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय पुरुषों को मैं गलत मानता हूं कि उनके कोई काम है तो मैं उसे उजागर करूं, मगर अगर मजबूर किया गया तो फिर मैं वो भी करने को तैयार हूं। मेरा तुषार गांधी को चैलेंज है कि आप कागज लेके आओ। मैं इतने कागज लेके बैठा हूं कि आधे घंटे के डिबेट में ये धमकियां नहीं दे रहा हूं मैं। अरे तो क्या चिट्ठी है रंजीत जी आपके पास? अरे लास्ट टाइम में आपने रिजेक्ट कर दिया, तो मेरे पास पूरे कागज है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है। क्या मैं सच दिखाऊंगा ना, आप दिखाओ कहां पे है, क्या ओरिजिनल कागज है, क्या आर्काइवल एविडेंस है। मैं एक पेपर दिखा के कोर्ट में आप कंडक्ट करो डिबेट, एक 1-to-1 आप डिबेट करो और उसे जूरी बिठाओ, उसके ऊपर हम कागज पेश करेंगे, हमारा कहना पेश करेंगे। टीवी पर जूरी नहीं बैठता सर, लेकिन बातचीत होती है। आप अपनी बात कहिए, वो अपनी बात कहे ताकि जनता समझे कि क्या एक फोरम ठीक है रंजीत जी, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, आपने अभी कहा कि मैं पुरुषों की कोई चिट्ठी दिखाना नहीं चाहता, लेकिन मेरे पास ऐसी चिट्ठी है। कौन सी चिट्ठी है सर? आप दिखाइए, मत बताइए क्या है वो चिट्ठी में। सर 1919 में अमृतसर का जालियनवाला बाग आंदोलन जो हुआ, जालियनवाला का कांड जो हुआ, उसके बाद गांधी ने अपना सत्याग्रह वापस लिया है। उसमें उन्होंने ब्रिटिशों की माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि भारतीय लोगों ने जो शर्मनाक व्यवहार किया है, पर्टिकुलर वेस्टर्न इंडिया में जो गुजरात में कुछ दंगे हुए, उसमें कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स को मारा गया, उसकी माफी मांगी है। और उन्होंने इस जालियनवाला बाग के कांड का जिक्र तक नहीं किया है। सुनो जालियनवाला बाग का कांड भी नहीं किया, और एक साल के बाद जालियनवाला बाग के बारे में यह कहा कि जालियनवाला बाग के लोग कायर है, अगर वो शूर होते तो वो उनसे लड़ते, और लड़ते बढ़ते ये गांधी ने एक साल के बाद कहा। मेरे पास सब चिट्ठियां आई है। तुषार जी, तो गांधी ने जब कहते हैं कि मैं ब्रिटिशों की माफी मांगता हूं, दो बिंदु है, ठीक है, इसका वो जवाब देना चाह रहे हैं। प्लीज अब सुन लीजिए रंजीत जी, तुषार जी आप इसका भी जवाब दीजिए। और साथ ही वो कह रहे हैं कि माफीनामा नहीं था, जनरल एमनेस्टी दया याचिका, क्योंकि जो चिट्ठी भी विक्रम संपत ने डाली है 25 जनवरी की महात्मा की, उसमें उन्होंने कहा है एक संक्षिप्त याचिका आप तैयार कराएं और कहे कि भाइयों द्वारा राजनीतिक अपराध था। कितने लोगों को वो संयुक्त दया याचिका की दया और क्षमा मिली थी? एक ही आदमी को मिली थी ना, उसका अंजाम तो एक ही आदमी को, फायदा तो एक ही आदमी को मिला था। आप चाहे कहे कि वो जनरल एमनेस्टी थी, इट वाज एम्ड फॉर वन पर्सन। रंजीत जी ने छूट गए थे, बहुत गलत, रंजीत जी ने झूठ बात की थी, रंजीत जी ने एक झूठी बात की है और इसका स्पष्टीकरण मैं करना चाहता हूँ। ठीक है रंजीत जी आपने बड़ा आरोप लगाया महात्मा पर, एक बार उनको जवाब दे लेने दीजिए, फिर मैं आ रही हूँ सर आपके पास, एक बार जवाब सुन लीजिए। अंजना जी ये गलत बात कर रहे थे, मेरा एक बात सुन
लीजिए, सभी क्रांतिकारी 1918 से 1921 के बीच में छोड़े गए, केवल सावरकर को 1924 में छोड़ा गया। तो सावरकर को क्या फायदा हो गया? ठीक है, अब तुषार जी क्या 14 साल जेल, उसके बाद 13 साल 27 साल के लिए उन्हें बंद करके रखा गया। ठीक है, बोलिए तुषार जी। जो जलियांवाला बाग की बात की और आंदोलन वापस लेने की बात की और अंग्रेजों को माफी मांगने की बात की, रंजीत जी को मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि इतिहास में ये बात है चौरी चौरा के बारे में। उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा में गांव में एक भीड़ ने जो पुलिस वाले थे, पुलिस कर्मियों को पुलिस चौकी में बंद करके जला के मारा था और फिर उनकी हत्या कर दी थी। और उसकी खबर जब बापू को मिली थी तो उनको सदमा लगा था और उन्होंने कहा था कि ये एक शर्मनाक बात है और मैं इसके कारण मेरा आंदोलन वापस ले रहा हूं। उसका जलियांवाला बाग से कोई रिश्ता नहीं था। आप अगर इतिहास पढ़ सकते हैं तो जरूर पढ़िएगा, वो चौरी चौरा की बात थी, जलियांवाला बाग की बात नहीं। ठीक है, अब एक बार तुषार जी मैं जरा आना चाहती हूँ महात्मा की हत्या पर, क्योंकि आपने भी चौरी चौरा पे दूसरी बात थी 1919, मैं ये दोहराता हूँ, 1919 का जो आंदोलन 1919 में पीछे लिया है, 21 को वापस शुरू हुआ है। 1919 में जो पीछे लिया है उसका लेटर में ढूंढ वो चिट्ठी आपको सामने लाना होगा, क्योंकि ऐसे तथ्यहीन बात नहीं हो सकती। ठीक है, अब अगले विषय पर आते हैं जो आपने लेट्स किल गांधी भी लिखी है तुषार जी। जालियांवाला बाग के बारे में कहा था जी, थोड़ा सा जालियांवाला बाग के बारे में कहते हैं, men and women who died in Jallianwala Bagh were not martyrs or heroes. Had they been heroes, when General Dyer came on the scene in all his pride, they would have fought with the swords or sticks or would have stood up before him and faced the death. ये आपका दावा है कि महात्मा गांधी की चिट्ठी है, पेज 346। आपका दावा है महात्मा गांधी की चिट्ठी बाग के, यस, ये कंप्लीट गांधी सेवा और ने पब्लिश किया है, ये ऑफिशियल पब्लिश है। ये कंप्लीट वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, पेज वॉल्यूम 21 पेज 346 है। जालियांवाला बाग के मार्टिस को गाली दी है इन्होंने, कॉवर्ड्स बोल के गांधी जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी की हत्या पर आते हैं। तुषार गांधी जी, आपने किताब भी लिखी है लेट्स किल गांधी, उसमें आपने जिक्र किया है और आप सावरकर को सीधा इससे लिंक करते हैं, लेकिन ना उस समय यह साबित हो पाया, ना 66 में जब कपूर कमीशन बैठा, तो ऐसे में कैसे आप सीधे लिंक करते हैं सावरकर को महात्मा की हत्या से? ये साबित नहीं किया गया, नहीं हुआ ऐसा नहीं था, ये नहीं साबित नहीं किया गया था। अगर पूरे इन्वेस्टिगेशन को आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ग्वालियर से जो बंदूक नथुराम गोडसे को मिली 2 दिन पहले, हत्या के 2 दिन पहले, उसकी बारे में तहकीकात सबसे कमजोर की गई थी कि वो ग्वालियर की जो बंदूक थी, वो जो ग्वालियर का तबका सावरकर का सबसे बड़ा भक्त परचूरे था, उस द्वारा नथुराम को कैसे दिलवाई गई थी। और कपूर कमीशन में सावरकर के 2 जो खास कसार और दामले करके सहायक थे, उन्होंने ये कहा था कि न सिर्फ 16-17 जनवरी को, लेकिन 27 जनवरी को भी नथुराम और आप्टे सावरकर को मिलने सावरकर सदन आए थे। और तब तक नथुराम पूरे बंबई में एक अच्छी बंदूक की खोज में मारा फिर रहा था और उसको मिल नहीं रही थी हत्या के 3 दिन पहले तक। और उसके बाद 28 तारीख को सावरकर को मिलने के बाद नथुराम सीधा दिल्ली जाता है, दिल्ली से ग्वालियर जाता है और सीधा परचूरे के पास जाके कहता है कि मुझे बंदूक की जरूरत है, मुझे ये काम करना है और मुझे ये बंदूक दिलवानी होगी। परचूरे भी सावरकर भक्त है, और तब जाके उसको वो बंदूक प्राप्त होती है। और खून के बाद ग्वालियर में सभा लेके परचूरे पुरजोर से ये ऐलान करता है कि जिस बंदूक से हत्या की गई गांधी की, वो हम ही ने ग्वालियर से भेजी थी। अभी अभी ग्वालियर की हिंदू महासभा ने भी इसके पुष्टिकरण किया है कि हम ही ने वो हथियार भेजा था। और वो परचूरे का कांटेक्ट देने का जो लिंक था वो कपूर कमीशन में हिंट किया गया। कपूर कमीशन का जो ब्रीफ दिया गया था, जो इंक्वायरी ब्रीफ था, उसमें उनको सावरकर को इंक्वायरी करने का अधिकार नहीं दिया था। लेकिन फिर किसने बचाया सर? नेहरू की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, किसने बचा दिया फिर सावरकर? कांग्रेस के लिए पॉलिटिकली वो बहुत एसेंशियल था कि सावरकर को इम्प्लीकेट ना करे, क्योंकि एक डर था कि अगर सावरकर को इम्प्लीकेट किया जाएगा और कन्विक्ट किया जाएगा तो शायद ये हो सकता है कि हिंदू भी कांग्रेस से गुस्सा हो जाए, खफा हो जाए। मतलब आप कह रहे हैं उनकी मृत्यु के फौरन बाद और फिर 66 में दोनों वक्त पर
कांग्रेस पार्टी ने नाइंसाफी की महात्मा की हत्या के केस में? मैं सिर्फ ये आपको कहना चाहता हूं कि जब जो चीफ इन्वेस्टिगेटर था जिमी नगरवाला और वो जब गए प्रोसिक्यूटर के साथ दिल्ली गए और सरदार पटेल को मिले और कहा कि हमें लगता है कि सावरकर इज द चीफ कॉन्स्पिरेटर इन दिस कॉन्स्पिरेसी, तो उसे अरेस्ट करने की हमें परमिशन दी जाए, तो सरदार पटेल ने उनको साफ ये कहा था कि इफ यू थिंक दैट यू विल इम्प्रेस द गवर्नमेंट बाय अरेस्टिंग हिम, डोंट डू दैट. If you are going to arrest him only if you have enough proof to convict him. और तब उनको ये आश्वासन दिया गया था कि हमारे पास इतने सारे सबूत हैं कि he cannot escape. ठीक है रंजीत जी, पर जब प्रोसिक्यूशन ने केस कोर्ट में दाखिल किया तो सबसे कमजोर जो 2 प्रूफ एविडेंसेस थे सावरकर के खिलाफ वही उन्होंने पेश की. तो वो एक बात सरदार पटेल के साथ जो बात की गई थी और जो प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट में किया उसके बीच में बहुत बड़ा फर्क था, और ये फर्क क्यों था इसका जवाब अभी तक मिला नहीं. ठीक है रंजीत जी, आप जवाब दे रहे थे. हथियार कैसे मुंबई में वो मिले, सावरकर सदन गए, वहां से लेकर तमाम लिंक्स को वो जोड़ रहे हैं. इस पर सीधा जवाब. उनके जो सेक्रेटरी, नहीं मैं कह रहा हूं ना कि वो कहते हैं कि उनके सेक्रेटरी और उनके बॉडीगार्ड ने कपूर कमीशन के सामने साक्ष्य दी. मेरे पास लिस्ट ऑफ विटनेसेस है, 148 विटनेसेस वर एग्जामिन्ड, उसमें उनके सेक्रेटरी का नाम है ना इसका नाम है. तो ये नेशनल चैनल पे वो सरेआम झूठ बोल रहे कि उनके सेक्रेटरी ने कहा, उनके इसने कहा, तो ऐसी झूठी बात है. और दूसरी बात वो कभी खुद ही कह रहे कि कांग्रेस ने अगर ये नहीं किया तो मैं तो कहता हूं फिर नेहरू का क्या इंटरेस्ट था गांधी के मर्डर में. ये देश को पता चले कि अगर गांधी हत्या का सच दबाया गया और ये कहते हैं कि सावरकर पटेल होम मिनिस्टर थे, नेहरू नहीं इंप्लीमेंट किया गया. सावरकर की पॉलिटिकल करियर पूरी, प्रधानमंत्री तो थे ना, बीच में मत बोलो ना, मैं अभी नहीं बोला ना आपके बीच में. तो ठीक है, बोलिए रंजीत जी, पूरी कीजिए. आईबी का चीफ ये प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है, आईबी का चीफ ये प्रधानमंत्री को रिपोर्ट कर. तब आईबी का चीफ जो संजीवी थे वही दिल्ली पुलिस के चीफ थे. ही वाज रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू नेहरू. तो मेरा ये कहना है कि नेहरू का क्या उसमें ये था कि सावरकर गांधी हत्या का जो कुछ इन्वेस्टिगेशन, जो अभी इन्होंने खुद कहा है कि इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं किया गया या उसे दबाया गया, मैं तो कहता हूं सावरकर को इंप्लीमेंट किया गया, उनका पॉलिटिकल करियर डिस्ट्रॉय हो गया. हिंदुवाद सभा जो नंबर 2 पॉलिटिकल पार्टी थी, 16% वोट शेयर थे उनके, वो डिमोलिश हो गई पॉलिटिक्स से. आरएसएस के वर्कर्स, बस शक आ गया ये आदमी आरएसएस का, उसकी नौकरी चली गई. हजारों, मतलब करीबन 40 to 50,000 फैमिलीज को नौकरी गंवानी पड़ी, उनको जेल में डाला गया, लोगों को इतने अत्याचार हुए, और ये कहते इम्प्लीकेट नहीं किया. और ये सरेआम झूठ कहते हैं कि उनका सेक्रेटरी और बॉडीगार्ड आके कपूर में. मेरे पास लिस्ट है, 148 विटनेस एग्जामिन्ड. मेरा वापस चैलेंज है, ये आदमी बहुत झूठ बोलते रहता है बार बार. आमने सामने अगर वो हो जाएगा तो मैं मेरे कागज लेके आऊंगा. सम्मान के साथ एक दूसरे के साथ बात करें. तुषार जी, कंक्लूडिंग रिमार्क सर, एक लाइन में सिर्फ जवाब देना होगा, वक्त की बहुत कमी है. तुषार जी, झूठ का प्रचार सत्य से ही उसको काउंटर करना पड़ेगा और हम वही करते रहे. आप दोनों का बहुत धन्यवाद. शायद टेलीविजन के इतिहास में पहली बार हुआ हो जब महात्मा गांधी के परपौत्र और दामोदर सावरकर के भी पोते रंजीत सावरकर हमारे साथ आज तक पर जुड़े हुए थे. आप सभी का धन्यवाद. देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक.